नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सुधीर मिश्रा आपको एग्जाम विद एएसएम चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, यह है आधुनिक भारत जो कि पूर्वालोकन या कहें तो घटना चक्र पर आधारित है और बहुत इम्पोर्टेंट यह सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं आप सभी के हित में, आप सभी के लिए। आप सभी मित्र बहुत इत्मीनान से, बहुत आराम से इस सीरीज को सुनते रहिए। पर डे इसका एक एक भाग आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे और एक दिन यह पूरा घटना चक्र बहुत बहुत आसान भाषा में या आसान लैंग्वेज में फिनिश हो जाएगा। और यह आपको चाहे कोई ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, वनडे कोई भी एग्ज़ाम या कोई ही समीक्षा अधिकारी पीसीएस जैसे एग्ज़ाम, आप सभी को मालूम ही है कि यह बहुत अति महत्वपूर्ण साबित होगी। कोई इसमें कहने वाली बात नहीं है। तो आधुनिक भारत का इतिहास। यूरोपीय कंपनियों का आगमन क्या है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक, ये टॉपिक है आपका। यूरोपीय कंपनियों का जब भारत में आगमन हुआ था तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वास्को डी गामा को। तो वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से, ठीक है, वास्को डी गामा जो था वो गुजराती पथ प्रदर्शक अहमद इब्न मजीद की सहायता से भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। देखो, कभी कभी इसमें 20 मई दे देता है और कभी कभी आंसर में 17 मई भी आ जाता है। ऑथेंटिक जो बुक्स है स्पेक्ट्रम, उसमें 17 मई दिया हुआ है ना, इसमें 20 मई दिया। ऑप्शन में अगर आता है 17 मई और 20 मई दोनों आता है तो हमें 17 मई लगाना पड़ेगा। 17 मई नहीं है तो हम 20 मई लगा देंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखने योग्य। तो 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। समुद्री मार्ग की खोज की है, न कि भारत की खोज की है। इसमें सीधा लिखा है उसने यहाँ पहुंचकर नए समुद्री मार्ग की खोज की। क्लियर। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। आंसर आ जाता है कि कालीकट पर कौन सा शासक था जिसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो जमोरिन जो शासक था उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा के भारत आगमन से पुर्तगालियों एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नई युग का शुभारंभ हुआ है। वास्को डी गामा के आते ही भारत के और पुर्तगालियों के एक नए व्यापार का शुभारंभ होता है। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से, किसके व्यापार से? वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार से 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया। क्लियर। जिससे अन्य पुर्तगाली व्यापारियों को भी प्रोत्साहन मिला है। हुआ क्या कि वास्को डी गामा 20 मई 1498 को गुजराती पथ प्रदर्शक इब्न मदूद की सहायता से जब हमारे भारत के पश्चिमी तट कालीकट पर आया तो वहाँ का शासक जमोरिन था और जमोरिन ने उसका बहुत स्वागत किया और भारत में व्यापार करने में बहुत अत्यधिक सहायता की। वास्को डी गामा ने काली मिर्च के व्यापार पर 60 गुना लाभ कमाया। यह देखकर पुर्तगाली व्यापारी प्रोत्साहित हुए और एक के बाद एक आने लगे। नेक्स्ट देखते हैं। 1505 में फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। आप याद रखेंगे 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीड़ा ने वाटर ब्लू पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति का प्रतिपादन किया। आप याद रखें, क्वेश्चन आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी किस व्यक्ति ने या किस गवर्नर ने स्थापित किया? तो अल्मीड़ा ने किया। ओके, फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा। अल्मीड़ा के बाद अल्फांसो दो अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में गवर्नर बनकर आया। उसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक, किसके? 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपना अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अपना अधिकार कर लिया। इसी
इसे भारत में पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। यदि बात आ जाए कि वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में, किसने? अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी, एक बार फिर सुने, अल्बुकर्क ने 1511 ईस्वी में दक्षिण पूर्वी एशिया की महत्वपूर्ण मंडी मलक्का एवं 1515 में फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। अल्बुकर्क के बाद प्रमुख गवर्नरों में से एक नीनो डी कुन्हा था। अल्बुकर्क के बाद नीनो डी 1529 में से 1538 तक गवर्नर रहा। पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड के तस्मान ने वॉन डीमंस लैंड तथा न्यूजीलैंड की खोज की थी। पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया। याद रहे कि पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 में कोचीन में कराया गया। अंजीदीव पर कन्नानौर में पुर्तगाली दुर्गों का निर्माण फ्रांसिस्को दी अल्मीडा द्वारा 1505 ईस्वी में कराया गया था। याद रहें और बहुत अच्छे से सुनते रहें, क्योंकि सुनने से काफ़ी तैयार हो जाता हम लोगों को, है ना। और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अभी इसके बाद हम MCQ क्वेश्चन भी कराएंगे, उससे पता लगेगा कि हमें कितनी तैयारी हुई। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे। भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के आगमन का क्रम पुर्तगीज, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी। फिर एक बार देखें कौन कौन सबसे पहले आया? पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज, डैन और फ्रांसीसी। भारत में पुर्तगाली सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए तथा सबसे अंत में बस 1961 में वापस गए। याद रखें, गोवा पर अधिकार 1961 तक रहा है पुर्तगालियों का। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर जनरल मैनुअल एंटोनियो वस्सालो ए सिल्वा 1958 से 61 सिल्वा भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान गोवा का गवर्नर जनरल जोसे फेरेरा बोसा। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि भारत की स्वतंत्रता के समय गोवा का गवर्नर जनरल कौन था? तो जोसे फेरेरा बोसा था। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। ठीक है, यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। पुर्तगालियों ने 1503 ईस्वी में कोचीन में पहला कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की है। अब नेक्स्ट देखिए, 1505 ईस्वी में कन्नूर में अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की है। 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव ने 1534 ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गियासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्रदान कर ली है। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्रीय लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने हुगली में पुर्तगाली बस्तियों की पूरी तरह नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया। कासिम बाजार की फैक्ट्री मोस्ट इंपोर्टेंट है। कासिम बाजार की फैक्ट्री जॉब चारनाक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती को चुना, जो कलकत्ता का स्थान है। कोच्चि 1814 ईस्वी में ब्रिटिश उपनिवेश के तहत शामिल हुआ। 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा दी गवर्नर एंड कंपनी
ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। दिसंबर, मित्रों आपसे एक बात मैं यहाँ पर बोलूँगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आए, आपको ये सेशन सीरीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और चैनल को सब्सक्राइब करने का मतलब थोड़ा ये भी है कि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि एक थोड़ा सा सहयोग आपका मेरे जीवन में ये होना आवश्यक है। और साथ ही में नई वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहेंगी, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, बेल आइकन क्लिक कर लेना। आप जो हम वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास पहुंच सके, ठीक है। चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने दोस्त यारों को फटाफट शेयर कर दें। 1600 में ब्रिटेन दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इसे पूर्व के साथ व्यापार हेतु 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। मतलब ये हुआ कि जब लंदन जो ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी की 1600 में स्थापना 1599 में स्थापना हुई। 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ एशिया के साथ 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। याद रहे, इस समय यह आ जाता है कि 1604 तक भारत का जो बादशाह था वो अकबर था। भारत का बादशाह अकबर था 1556 से 1605 ईस्वी तक। लीवेंट कंपनी को 1593 में स्थल मार्ग से भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। किसे? लीवेंट कंपनी को 1593 में। जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में, जहांगीर के शासनकाल में, याद रहे, जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित। ये सारे क्वेश्चन आते हैं और आए भी हैं कई बार। आप बहुत इत्मीनान से पढ़ें और मेरे साथ बने रहें। कंप्लीटली इतिहास का घटना चक्र ही नहीं बल्कि पूरी सीरीज में कराऊंगा धीरे धीरे, ठीक है। और बहुत दूर है अभी PCS का पेपर, बहुत दूर है अभी समीक्षा अधिकारी का पेपर, और कोई पेपर अभी नज़दीक नहीं है, चाहे रेलवे का पेपर हो और चाहे ही कोई यूपी पुलिस का लेखपाल का पेपर हो, ठीक है। लोअर PCS में भी काम आएगा ये सब। तो फिर हम पढ़ते हैं 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। आप याद रहें, फिर एक बार देखें, 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई थी। थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। याद रहे, थॉमस बेस्ट नामक अंग्रेज अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को बम्बई उपहार के रूप में प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने 1668 ईस्वी में 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तटीय के मुगल बादशाहों को घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। कर्नाटक का प्रथम युद्ध जो हुआ है वो 1746 से 1748 के मध्य हुआ है, और यह युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए लड़ा गया, जो कि 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था। गैर सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दलों में, चाहे अंग्रेजी हो चाहे फ्रांसीसी, 1740 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में बहुत आराम से सुनते जाएं, बस सिर्फ ईयरफोन कान में लगाएं या ईयरबड्स और इत्मीनान से सुनते रहें, ठीक है। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगा, आपका अपना भाई अभिषेक सुधीर मिश्रा। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 की भारतीय सेना को फ्रांसीसी पर आक्रमण करने के लिए भेजा। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अड़यार नदी पर स्थित सेंट थामे नामक स्थान पर नवाब की सेना को पराजित किया। यूरोप में
युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया। एक्स-ला-सापेल की संधि 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डुप्ले। बहुत अच्छा गवर्नर था भाई ये। डुप्ले ने पहली बार में हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यापार, देख रहे हो ना, भारतीय राजदरबारों में भारतीय व्यापार नियुक्त करवाया, जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। लुई, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, लुई 14वें में के मंत्री कॉलवर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। मित्रों बहुत इत्मीनान से सुनते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज चलने वाली है और चल रही है, ठीक है। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटालिस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता रहा। 1667 ईस्वी में फ्रांसिस्को कैरोन के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ, जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। क्या है, मैकार्रा गोलकुंडा के सुल्तान से एक अधिकार पत्र प्राप्त कर 1669 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रांसीसी कोठी स्थापित की गई। डचों ने अपने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना मसूलीपट्टनम में की थी। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ ही दिनों बाद डच पीपली से बालासोर चले आए, परंतु बंगाल में डचों का व्यापार सही ढंग से 1653 ईस्वी में शुरू हुआ, जब उन्होंने चिनसुरा में अपनी कंपनी स्थापित की। चिनसुरा के डच किले को गुस्तावुस फोर्ट के नाम से जानते थे। यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सूरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था, ठीक है। यूरोप वासियों को अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वोत्तम सूरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था, तो बिहार से प्राप्त होता था। अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। पुर्तगीज सबसे पहले आई भारत में, फिर आई डच और अंग्रेज आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए, जबकि इनकी कंपनियों की स्थापना वर्ष अलग अलग है। तो इस्तादो दा इंडिया मतलब पुर्तगीज कंपनी 1498 में, क्लियर। बेरिंग दी ओस्ट इंडीज कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, आप इस पे ध्यान दीजिए और इसे रट लीजिए। दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग 1600 में ना, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। डेन ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में। कंपनी देश इंदेश ओरिएंटालिस 1664 में। अब आते हैं हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आए हुए क्वेश्चनों पर एक नज़र डालेंगे और अपने एग्जाम में शाकाहार परिवर्तन करेंगे। वास्को डी गामा कालीकट पर किस वर्ष में आया, तो किस वर्ष में आया, बी 1498 में, ओके। इसका ये भी पढ़ते रहेंगे। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से संबंध स्थापित करने वाली पुर्तगीज थे। प्रथम पुर्तगीज वास्को डी गामा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह भी पढ़ के आए हैं। बंदरगाह कालीकट पर 20 मई 1498 को पहुंचा। उसने यहाँ पहुंचकर भारत के नए समुद्री मार्ग की खोज की। कालीकट के तत्कालीन शासक जमोरिन ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला जल की नीति प्रतिपादन किया है। क्लियर।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन नीला जल योजना से संबंधित है? तो सीधी सी बात है दालमीड़ा। क्लियर? ए ऑप्शन सही है, दालमीड़ा। नेक्स्ट देखो कितने बार क्वेश्चन आया है। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाला थे, कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली थे। नेक्स्ट देखते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो 1498 में। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? फिर करें, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीड़ा। अगर वास्तविक वायसराय या वास्तविक गवर्नर आए तो अल्बुकर्क। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो जमोरिन ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखते हैं, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस, कैप्टन कुक तस्मान, ये कहाँ के निवासी थे? तो सीधी बात है, वास्को डी गामा जो था वो कहाँ का था? तो पुर्तगाल का था। क्रिस्टोफर कोलंबस ये कहाँ के थे? तो स्पेन के थे। कैप्टन कुक कहाँ के थे? तो ये थे ग्रेट ब्रिटेन के। तस्मान कहाँ के थे? तो हॉलैंड के। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी सही है। आईएएस 2000 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें एक बार इसका विवरण देख लेते हैं। तो वास्को डी गामा यात्री, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने भारत के मार्ग की, स्पेनी यात्री कोलंबस ने अमेरिका की, ब्रिटेन के कैप्टन कुक ने ऑस्ट्रेलिया की तथा हॉलैंड की तस्मान ने बॉन डीमंस लैंड मतलब तस्मानिया तथा न्यूजीलैंड की खोज की। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, है ना। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? बताओ। आ गया क्वेश्चन। यूपी लोअर पीसीएस में पूछा भी गया है, लोअर सब में, है ना। बहुत अच्छे से देखते रहे, यहाँ से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं। तो कौन था? तो अल्बुकर्क था। ठीक है, अब इसकी अगर विवरण देखते हैं तो भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक था। इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा को जीतना अल्बुकर्क की पहली महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। गोवा की विजय ने दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर पुर्तगाली नौसैनिक प्रभुत्व पर मोहर लगा दी और इसके साथ ही भारत में क्षेत्रीय पुर्तगाली राज्य की स्थापना हुई। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने पर एवं उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखता हूं मित्र, और आप सभी से यही निवेदन है कि फटाफट मतलब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी प्रत्येक वीडियो आपके साथ सुगमता से पहुंचने में सुगमता रहेगी, यानी मतलब। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो क्या पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर अधिकार किया? बिल्कुल सही है, पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। सही नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि नहीं किया, 1499 थोड़ी नहीं किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मछलीपट्टनम में लगाया, ये तो सही है। ठीक है, पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, सही है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, सही है। सही कौन सा नहीं है? तो पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया, ये सही नहीं है। ठीक है, क्लियर। अगर इसकी व्याख्या देखनी है तो देखो, यहाँ पे देख सकते हो, 1510 में दिया था, है ना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया? तो सी, कोचीन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? कोचीन में। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण अल्फांसो द अल्बुकर्क द्वारा 1503 ईस्वी में कोचीन में कराया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन है, आराम से देखते रहिए। ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 11 है, किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो पुर्तगाली। इसका विवरण देखिए। यूरोपीय शक्तियों में सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। ठीक है। भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा ने 1509 ईस्वी में द्वीप पर अधिकार कर लिया। द्वीप पर अधिकार के साथ ही पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। पुर्तगालियों ने हिंद महासागर से होने वाले व्यापार पर एकाधिपत्य स्थापित कर लिया तथा भाग यहाँ से गुजरने वाले अन्य जहाज़ों से कर वसूली की। नेक्स्ट है नंबर 12, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह है हुगली। ठीक है, हुगली है। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई तो हुगली है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका देखो संक्षेप विवरण देखते हैं, बहुत आराम से सुनिएगा। पुर्तगाली गवर्नर नीनो डी कुन्हा 1529 से 1548, लगभग 10 साल है ना। मद्रास के निकट सेंट थोमी और बंगाल में हुगली में पुर्तगाली बस्तियां स्थापित कर भारत के पूर्वी समुद्र तट की ओर पुर्तगाली वाणिज्य का विस्तार किया। (1534) ईस्वी में पुर्तगालियों ने बंगाल के शासक गयासुद्दीन महमूद शाह से सतगांव और चटगांव में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित करने की अनुमति प्राप्त कर ली। कब? 1534 में। बंगाल के शासक कौन था? गयासुद्दीन महमूद शाह। इसके बाद संपूर्ण बंगाल में अनेक पुर्तगाली बस्तियों की स्थापना की गई। चटगांव, जिसे पुर्तगाली महान बंदरगाह के रूप में अभिहित करते थे, उनके द्वारा प्रयुक्त किया जाता रहा, किंतु 16वीं सदी में सतगांव का पतन हो गया और उसका स्थान हुगली ने ले लिया। चिनसुरा में डचों ने गुस्तावुस किले का निर्माण कराया था। श्रीरामपुर डेनिश का प्रमुख केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्त बहुत तरीके से सुनते रहिए, यूपी पीसीएस मेंस 2006 में क्वेश्चन आया था। पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी। नंबर 2, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। नंबर 3, अंग्रेजों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? कथन ए सही है, केवल एक। पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे, ये सही है। इसका अब विवरण देखते हैं, डिस्क्रिप्शन देखते हैं, बॉक्स देखते हैं। पांडिचेरी में सर्वप्रथम पुर्तगालियों ने अपना उपनिवेश स्थापित किया था। पांडिचेरी में इसके बाद डेन्स और डचों ने अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। इसके बाद 1673 में फ्रांसीसियों ने यहाँ अपनी बस्ती स्थापित की थी। अंग्रेजों ने भी पांडिचेरी पर 1793 ईस्वी में कब्जा किया था और फिर 1814 ईस्वी में हुई पेरिस की संधि के तहत इसे फ्रांस को सौंप दिया। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। नंबर 14 है क्वेश्चन का, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे इस्तेमाल किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 15 है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता है?
कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं कर रहा है, इन चारों में से कोई नहीं करता। यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। सॉरी क्वेश्चन है 15। फिर देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु होली का उपयोग कौन करता? तो पुर्तगाली करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 60। निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक था? कौन था? जॉर्ज चार्नक। क्लियर? कासिम बाजार की फैक्ट्री के प्रमुख जॉर्ज चार्नक ने अंग्रेजों के व्यापार केंद्र के लिए हुगली के स्थान पर सुतानुती अथवा सुतनौती को चुना। उसे ही कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। हालांकि मई 2003 में दिए गए अपने निर्णय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने जॉर्ज चार्नक को कलकत्ता का संस्थापक न मानते हुए कहा कि कलकत्ता जॉर्ज चार्नक के आगमन से पूर्व अस्तित्व में था तथा इस आधार पर कलकत्ता की स्थापना दिवस भी नहीं माना जाता। कलकत्ता किसने बसाया? जॉर्ज चार्नक। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? तो मद्रास। निम्न में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है मद्रास। आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डच ने। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की थी? तो डच। भारत के साथ व्यापार के लिए क्या है इसका डिस्कशन? भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी 1599 ईस्वी में लंदन में स्थापित अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसके बाद 1602 में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। विकल्प में ब्रिटेन न होने के कारण उत्तर सही है, ठीक है, तो डच सही है आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? आधुनिक कोच्चि भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। गलत है ये तो। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, सही है, और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। बिल्कुल सही है ये। सी नंबर गलत है। आधुनिक कोच्चि पहले डच उपनिवेश था जिस पर बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। बिल्कुल गलत है। डी नंबर ऑप्शन है, आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था। ये भी गलत है। इसका डिस्कशन, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो ऑप्शन नंबर ए देखें, भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। गलत है ये। नहीं, सुनो पहले। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्यों सफल हुई? तो भारत में हरिओम भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी। बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। ये भी सही है। भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लग सकता था। बिल्कुल सही, तीनों सही है। यही कारण थे। उपयुक्त तीनों कारण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता में सहायक थे। ज्ञातव्य है कि 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो लीवेंट कंपनी। आपको याद होगा कि 1593 में लीवेंट कंपनी को स्थल मार्ग अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था, ठीक है। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ने दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को समुद्री मार्ग से ईस्ट इंडीज के साथ व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त किया था। 1702 ईस्वी में इसने न्यू कंपनी तथा महारानी एनी के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय
इकरारनामा किया, जिसके तहत पुरानी कंपनी 7 साल के भीतर खुद को बंद कर देगी तथा 1709 ईस्वी में दोनों कंपनियां मिलकर नए नाम यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज के रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगी। यह कंपनी सामान्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हुई है, आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो अकबर था। क्लियर। 24 क्वेश्चन, इसका ये देख लेते हैं 23 का विवरण। सितंबर 1599 में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया। इसमें पूर्वी द्वीप समूह की सहायता व्यापार करने की योजना तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम था गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी रखा गया। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर 1556 से 1605 ईस्वी था। 24 क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया था? किस मुगल सम्राट के काल में? तो जहांगीर के काल में। जहांगीर के शासन काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया था। 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। याद रहे कि जहांगीर के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 में मसूलीपट्टनम अथवा मछलीपट्टनम में एक अस्थायी कारखाना स्थापित किया। वहीं 1613 ईस्वी में सूरत में स्थापित कारखाना अंग्रेजों का प्रथम स्थायी कारखाना था। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में किया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से। बहुत इत्मीनान से सुनो दोस्तों, आपके साथ हम इसी तरीके से एक वीडियो पर डे अपलोड करते रहेंगे, जिससे आपके एग्ज़ाम में, आपके जीवन के चक्र में बहुत फ़ायदा मिलेगा और मेरी यही कामना है। और कोई इसमें वो नहीं है, और मित्रों को अपने शेयर जरूर कर दिया करें ताकि अपने साथ साथ दूसरों का भी भला हो। मेरा भी यही है कि मेरी भी इस तरीके से रिवीजन पढ़ाई हो रही है और आपका भी मोटिवेटेड रहेगा, है ना। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत ने मुगल दरबार 1608 ईस्वी में पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वापल्ली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन थॉमस बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग किया तथा तदुपरांत अंग्रेजों ने भारत में 1613 ईस्वी में स्थापित रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 26 है 17वीं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थापित थे भरूच, तिरचरो, दिल्ली। तो भरूच था, ठीक है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहान, अहमदाबाद और आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए। अब हम देखेंगे 27 क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित थी तो सूरत में थी। 28 क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वापल्ली के स्थान पर हराया था? तो क्वेश्चन नंबर थॉमस बेस्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने। इसका बॉक्स में क्या है? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम सूरत में फैक्ट्री स्थापित की थी। 1613 ईस्वी में जहांगीर ने अंग्रेजों को सूरत में स्थापित स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। सूरत में डचों द्वारा फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, जबकि फ्रांसीसियों द्वारा 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। उल्लेखनीय है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किया था, जो कि अस्थायी था। इन्होंने अपना प्रथम स्थायी कारखाना 1613 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित किया था।
फ्रांसीसियों ने भी अपना प्रथम कारखाना 1668 ईस्वी में सूरत में ही स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली? तो सूरत में। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रारंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया था, बाद में यह बॉम्बे स्थानांतरित कर दी। क्वेश्चन नंबर 32, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किसने लिया था? तो पुर्तगालियों से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई पुर्तगालियों से लिया था। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन से होने पर चार्ल्स को पुर्तगालियों द्वारा बम्बई उपहार स्वरूप प्रदान किया था, जिसे उन्होंने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो 1797। 1797 में प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। क्लियर। बम्बई के अंग्रेज गवर्नर जॉन चाइल्ड ने 1688 ईस्वी में बम्बई और पश्चिमी समुद्र तट के मुगल बादशाहों का घेरा डाला तथा मक्का जाने वाले हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। फलस्वरूप उसे औरंगजेब ने भारत से निष्कासित करने का आदेश दिया था। मुगल शासक औरंगजेब के सामने उसे विवश होना पड़ा और अंततः उसे माफी मांगनी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? तो आप बहुत अच्छे तरीके से देखें तो इसमें ए नंबर है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रथमता गलत, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी गलत, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला गलत, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों जहाजों का अधिग्रहण, ये सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी। याद रखें, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? तो अंग्रेज व फ्रांसीसी। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, प्रथम कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, पेरिस की संधि से अंत, ब्रिटिश की हार, अनारक युद्ध, एक्सला चैपल की संधि। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो एक्सला चैपल की संधि से अंत हुआ था। क्लियर। तृतीय कर्नाटक युद्ध ब्रिटिश की हार से हुआ था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध हुआ था। प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था देखो एक मिनट फिर से देखो, प्रथम जो कर्नाटक युद्ध था वो एक्सला चैपल की संधि से हुआ था। क्लियर। तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से अंत हुआ था और द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक था। प्रथम मैसूर युद्ध जो हुआ था वो ब्रिटिश की हार से। अब देखेंगे 38, देखो यहाँ लिखा भी है। ठीक है, 38 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कर्नाटक का प्रथम युद्ध बिल्कुल सही है, हम पूछा है इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, इधर आ जाइए। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1740 से 1748, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 से 54, कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1758 से 63 और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। बहुत अच्छे से ये हम देखते चल रहे हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? तो डुप्ले थे। डुप्ले ने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए
अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। डुप्ले प्रथम यूरोपियन था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की। यह डुप्ले ही था जिसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर नियुक्त करवाया तथा जिसने पहली बार यूरोपीय हितों के लिए भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप किया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी। उसके बारे में जी.वी. मालेसन ने लिखा कि उसकी योजनाओं का प्रभाव उसके जाने के पश्चात भी रहा। वह भूमि जिसे उसने अपनी सूझबूझ से जोता तथा उर्वर बनाया और वह क्षमता जो उसने दर्शाई उसके लौटने के तुरंत पश्चात उसके प्रतिद्वंदियों ने उपयोग की और उससे अत्यधिक लाभ उठाया। क्वेश्चन नंबर 40। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थानों में से कहाँ लगाया था? तो सूरत में लगाया था। लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जिसे कंपनी देश इंदेस ओरिएंटालिस कहा गया। फ्रांसीसी कंपनी का निर्माण राज्य द्वारा हुआ और राज्य ही इसका सारा खर्च देता था। 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए रवाना हुआ जिसने 1668 ईस्वी में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना की। अब 41 क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी तो ये हुई है लुई 14वें के शासनकाल में। ठीक है, आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको यह सीरीज़ किस तरीके की लग रही है, कितनी पसंद है यह सीरीज़। इस सीरीज़ को हम कंप्लीट कराएंगे और बहुत अच्छे से इत्मीनान से इसी तरीके से पढ़ाते रहेंगे। निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलबर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? तो हुगली एंड चिंसुरा। डचों की बंगाल में पहली कंपनी पीपली में 1627 ईस्वी में स्थापित हुई। इसके कुछ दिनों ही बाद डच पीपली से बालासोर चले गए। बंगाल में डचों ने 1635 ईस्वी में प्रारंभ कर 1656 ईस्वी के बीच कुछ समय तक हुगली में फैक्ट्री का संचालन किया। 1656 के बाद हुगली के ही एक गांव चिंसुरा में 1653 ईस्वी में स्थापित फैक्ट्री डचों के व्यापार का मुख्य केंद्र बनी। स्पष्ट है कि दिए गए विकल्पों में डचों का कारखाना चिंसुरा हुगली के एक ग्राम के साथ साथ हुगली मुख्यालय में भी था। 17वीं शताब्दी के समाप्त होने तक डच कंपनियों काशिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, मदलसुर, बारंगी, जोगदिया, फतवा आदि स्थानों पर हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट 44 क्वेश्चन। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 1632 में। क्लियर। अब देखते हैं 45 क्वेश्चन। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। फ्रांसीसियों की पराजय का मुख्य कारण उनकी कमजोर नौसेना थी। वॉल्टेयर के अनुसार ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध के समय फ्रांस की जलशक्ति का इतना ह्रास हुआ कि सप्तवर्षीय युद्ध के समय उनके पास एक भी जलपोत नहीं था। 46 देखेंगे, निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो सबसे पहले आए पुर्तगाली, उसके बाद आए डच और फिर आए अंग्रेज और फिर आए फ्रांसीसी। क्लियर। 47 है, सूची दोनों तरफ है। पांडिचेरी, गोवा, ट्रांकेवार और मद्रास हो गया। ठीक है, यहाँ पर पांडिचेरी फ्रेंच और गोवा पुर्तगीज, ट्रावनकोर डेनिश, मद्रास डच। क्लियर। 48 है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सूरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यह कौन था? बिहार था। अभी पढ़ के आइए हम लोग। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो यह भी बिहार है। नेक्स्ट है 50। निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक
के रूप में सबसे अंत में आए, यह है फ्रांसीसी। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट 51 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डच्चों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो उपयुक्त सभी, कहने का मतलब डच्चों ने अपने व्यापारिक अड्डे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, सारी जगह ये किए थे। ठीक है। अब 52 देखते हैं, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, या तंबाकू और लाल मिर्च की खेती अंग्रेजों की भारत की देन थी। देखो, तंबाकू थी लेकिन लाल मिर्च नहीं थी, काली लाल मिर्च नहीं थी। ठीक है, बिल्कुल सही, ये गलत हो जाएगा ना, यहाँ पे अंग्रेजों को देन नहीं थी, अंग्रेजों की देन नहीं थी। तो एक कोई डी नंबर कोई नहीं। मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी एवं अकबर के द्वारा किया जा चुका था। भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती पुर्तगालियों की देन थी, न कि अंग्रेज की। और चलती फिरती तोपों का प्रचलन मुगल काल में ही था। अकबर के आयुध निर्माण कारखाने में तमाम प्रकार की बड़ी छोटी तोपों तैयार की जाती थी। इस प्रकार उनमें अंग्रेजों की भारत की देन कोई भी नहीं थी। ठीक है। अब है नंबर 53, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है? टीवी मैकाले। आप याद रखें, आपको हमने यूरोपीय आगमन का पूरा टॉपिक विद क्वेश्चन कराया। नेक्स्ट टॉपिक आपका होगा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। तो अब हम देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा, टॉपिक क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्ति, बंगाल का अंतिम गवर्नर मुर्शिद कुली खान था। सत्रह सौ 17 से 1727 ईस्वी तक इसने अपनी राजधानी ढाका मकसूदाबाद बनाया। और नगर नाम मुर्शिदाबाद रख दिया। इसने भूमि बंदोबस्त में इजारा व्यवस्था आरंभ की। अलीवर्दी खान 1740 से 1756 में यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा, याद रहे, अलीवर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की तथा कहा कि यदि इन्हें न छेड़ा जाए तो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। इसकी मृत्यु के पश्चात उसका दौहित्र पुत्र सिराजुद्दौला उत्तराधिकारी बना। ब्लैक होल की कथित घटना 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला के समय में ही हुई थी। क्लियर। J.Z. हॉलवेल, जो शेष जीवित रहने वाले में से एक था, के अनुसार 18 फीट लंबी तथा 14 फीट 10 इंच चौड़े कच्चे में 146 अंग्रेजी बंदी कर दिए गए और अगले दिन उनमें से केवल 23 व्यक्ति ही बच गए। यह घटना ब्लैक होल के नाम से प्रसिद्ध है। समकालीन मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मदखरैनी में इसका कोई उल्लेख नहीं किया है। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। याद रहे, फिर सुने अच्छे से, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। इसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी का युद्ध मैदान पश्चिम बंगाल राज्य के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लाइव भारत में बंगाल के गवर्नर के पद पर 1757 से 60 ईस्वी तक, 1765 से 1767 ईस्वी तक रहा। इस दौरान उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ इलाहाबाद की संधि की। अंग्रेज सैनिकों का एक श्वेत विद्रोह उसके समय में था। क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। आराम से आप सुनते रहिए, अभी कंप्लीट ये भी हो जाएगा। क्लाइव एक सैनिक के रूप में राजनेता था। विलियम पिट का यह कथन था कि वह स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक था। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। समझ में आया? अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी नवाबों में मीर कासिम सबसे योग्य था। पूर्णिया तथा रंगपुर के फौजदार के रूप में वह अपनी योग्यता पहले ही दर्शा चुका था। वह अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले गया।
संभवतः वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक न हो। मीर कासिम ने सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर करने का निश्चय किया। इसके द्वारा मुंगेर में तोपों तथा तोड़ेदार बंदूकें बनाने की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त मीर कासिम राज्य की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने के लिए प्रयत्नशील रहा। क्लियर है ना? आपको समझ में अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ सुधार किया जाए। जिन अधिकारियों ने गबन किया था उन पर बड़े बड़े जुर्माने लगाए गए, कुछ न कर भी उसने लगाए नहीं कर। 22 अक्टूबर 1764 में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध नासुरजौदौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में परास्त किया। इस युद्ध में अंग्रेजों की कमान मेजर हेक्टर मनरो के हाथ में थी। इस युद्ध के समय बेंसीटार्ट बंगाल का गवर्नर था। इस युद्ध के परिणाम ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। भारत में अब अंग्रेजों की चुनौती देने वाला कोई दूसरा नहीं था। इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का देखिए, इलाहाबाद तक का प्रदेश अंग्रेजों के अधिकार में आ गया तथा दिल्ली विजय का मार्ग खुल गया। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक सिद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था तथा दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। इलाहाबाद तथा कड़ा के जो क्षेत्र नवाब ने छोड़ दिए थे शाह आलम को मिले। नेक्स्ट पॉइंट है 12 अगस्त 1765 की संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी के बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी स्थापित रूप से दे दी। इस समय रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का बंगाल का गवर्नर था। इसी समय बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हुई। कंपनी ने दीवानी कार्यों के लिए 2 उप दीवान बंगाल के मोहम्मद रजा खां तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय नियुक्त किए। शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा तथा उसे अंधा कर दिया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय और बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी की पेंशनभोगी मात्र बनकर रह गए। 1765 में अंग्रेजों द्वारा सिलहट की दीवानी प्राप्त की तथा बर्मा युद्ध के बाद स्काउट द्वारा सिलहट को जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्रों से जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण किया गया, जिसके विरोध स्वरूप इन पहाड़ियों पर रहने वाले खासी जनजाति के लोगों ने अपनी नेता तीरथ सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। क्लियर है? इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 25 ही क्वेश्चन है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे और आप सभी पूरा इत्मीनान से हमारे साथ लगे रहें। हम पर डे यह सीरीज चलाते रहेंगे। ठीक है, सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।